हम लोग बात कर रहे हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 8 के बारे में। श्लोक नंबर 44 बताया है कि नेत्रों की ज्योति बढ़ाने के लिए, नेत्रों की ज्योति के लिए क्या करना है? रात्रि में त्रिफला के साथ में घृत और मधु को असामान्य मात्रा में, असमान मात्रा मतलब अगर घी 1 चम्मच है तो मधु 2 चम्मच 1.5 चम्मच ले, या मधु 1 चम्मच है तो घी 1.5 चम्मच असमान मात्रा में खाएं, तो जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती रहती है। फिर भोजन के क्रम में आपको कैसे क्या खाना है? भोजन का क्रम, तो भोजन के क्रम में सबसे पहले आपको खाना है जो भारी पदार्थ होते हैं, जैसे बिस बिस कहते हैं कमल की नाल को, कमल नाल को बिस कहते हैं। इच्छू, ईख, इसके अलावा नारियल का फल, आम्र, नारियल फल, केला, लड्डू, पूपलिका, पूपलिका जो पुआ होता है, ये जो गुरु पदार्थ होते हैं, गुरु या स्निग्ध पदार्थ, स्वादु यानी कि जो मीठे होते हैं, मंद हैं और स्थिर हैं, इनको भोजन के पहले खाएं। इनको क्या करें? भोजन के पहले खाएं। उसके बाद में फिर हल्की चीजें खाएं जो लघु हों, रुक्ष हों, कटु, तीक्ष्ण, सर पदार्थों को अंत में खाएं। सर का मतलब होता है जो मल को बाहर निकाल, तो इन पदार्थों को हमें बाद में खाना चाहिए, क्योंकि लघु, रुक्ष, कटु, तीक्ष्ण, सर ये हल्के होते हैं। जैसे हल्की चीज अगर आप पहले खा लेंगे, भारी चीज बाद में खाएंगे, तो पेट ओवर भर फुल हो जाएगा। पहले भारी चीज खाएंगे, पेट में लगेगा कि भारीपन है, तो बाद वाली चीजें आप कम खाएंगे। और भोजन के मध्य में क्या खाएंगे? मध्य में जो पचाने वाले अम्ल और लवण, अम्ल और लवण जो है भोजन के मध्य में खाएंगे।
वाग्भट की बात करें तो इन्होंने कुक्षी यानी कि जो उदर होता है, इस उदर के इन्होंने 4 भाग किए। जैसे ये किसी का मैं स्टमक मान लूँ, तो ये क्या है? ये है उदर, स्टमक। इसके इन्होंने उदर कहे, इसे कहते हैं आमाशय। उदर तो पूरा एरिया हो जाता है, चलिए इसको उदर मानते हैं। तो उदर में इन्होंने कहा कि जो 4 भाग करें, 1 भाग, 2 भाग। तो इन्होंने कहा कि जो 2 भाग है वो अन्न से खाएं। ये जैसे 2 भाग है, इसमें क्या खाएं? अन्न, सॉलिड चीजें खाएं। फिर 1 भाग जो और बचे, इस 1 भाग में क्या खाना है? इस 1 भाग में द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थ यानी कि लिक्विड वाली चीजें खाएं। और लास्ट में जो 1 भाग बचे, ये वात आदि दोष के लिए छोड़ देना चाहिए। वात आदि दोष के लिए छोड़ देना चाहिए कि वात आदि दोष उसमें विचरण कर सकें। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि भोजन के उदर के 4 भाग होते हैं। कभी भी भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए। एक रोटी की भूख रह जाए, उससे कम ही खाना चाहिए। फिर इन्होंने कुछ अनुपान बताए कि हमें खाने के बाद में अनु का मतलब क्या होता है? अनुपान। अनुपान का मतलब होता है, अनु का मतलब पश्चात या साथ में। पश्चात या साथ में क्या करना है हमको? पान यानी कि उसके बाद में किसी चीज को लेना। जैसे आप दवाई खाते हो, दवा के बाद पानी पी लेते हो, दवा अंदर चली जाती है। तो किसी भी पदार्थ के साथ में या उसके बाद में जब कोई चीज ग्रहण की जाती है, तो उसे अनुपान कहते हैं। अनुपान क्या करता है? ये किसी भी वस्तु को पूरे शरीर में आसानी से पहुंचा देता है और उसका पाचन भी आसानी से हो जाता है। तो अनुपान में अगर जैसे हम जौ, गोधूम, गोधूम मतलब गेहूं, तो जौ, गोधूम, इनके पीछे बताया कि शीतल अनुपान, शीतल जल का अनुपान ग्रहण करें। अगर कोई दही खा रहा है, एल्कोहल ले रहा है, विष से पीड़ित है, मधु, शहद खा रहा है, तब भी जो है शीतल जल ही अनुपान रहेगा, क्योंकि ये चीजें उष्ण होती हैं। अगर कोई पिट्ठी से बने पदार्थ खा रहा है, पिट्ठी मतलब जो आटे के लड्डू होते हैं उसे पिट्ठी कहा जाता है। पिट्ठी के बने पदार्थ, पिट्ठी के बने पदार्थ जो होते हैं, इनके बाद में गर्म जल का अनुपान, उष्ण जल का अनुपान देते हैं। क्योंकि पिट्ठी भारी होती है, उसको गर्म पानी पचाता है। और साग, साग यानी कि जो हरी पत्तेदार सब्जी है, और मूंग, इनसे बने पदार्थ अगर हैं तो उसके बाद में अनुपान जो है मस्तु, मस्तु कहते हैं दही के पानी को, तक्र यानी कि मट्ठा, अम्ल और कांजी।
इनका अनुपान देना चाहिए। जो व्यक्ति दुबला पतला हो, कृष व्यक्ति के लिए अनुपान सुरा यानी कि अल्कोहल जो होती है वो पचाने का काम करती है। और जो स्थूल व्यक्ति है, मोटे व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्थूल व्यक्ति के लिए अनुपान मधुदक मधु उदक मधु मतलब शहद का बना हुआ पानी, यानी शहद का शरबत जो है उसे देते हैं स्थूल व्यक्ति, क्योंकि लिए स्थूल व्यक्ति जो होता है उसके लिए मधु जो होता है वो छेदन का काम करता है, और कृष व्यक्ति को सुरापान देते हैं। फिर उसके बाद में देखें, जो व्यक्ति शोष से पीड़ित, शोष से पीड़ित व्यक्ति में मांस रस अनुपान देते हैं। और मांस का भोजन देते हैं। शोष का मतलब जैसे उसको टीबी हो गई, ट्यूबरकुलोसिस, तो उस व्यक्ति के अंदर प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए टीबी वाले जो मरीज होते हैं उनको सरकार, केंद्र सरकार भी 500 रुपये महीना देती है ताकि वो पर डे 1 से 2 अंडे खा सके। अंडों में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, एल्बुमिन प्रोटीन। फिर उसके बाद में जिन व्यक्तियों की अग्नि मंद है, अग्निमान, ऐसे व्यक्तियों के लिए मध्य अनुपान देना चाहिए अल्कोहल अनुपान कर, क्योंकि अल्कोहल क्या है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। जो व्यक्ति रोग, औषध, इसके अलावा पैदल चल रहे हों, अधो अधो मतलब पैदल चलना, इसके अलावा भाषण बहुत दे रहे हों, बोल बहुत रहे हों, या मैथुन अधिक कर रहे हों, स्त्री सेवन, लंघन कर रहे हों, आतप आतप का मतलब होता है धूप सेवन कर रहे हों, श्रम से पीड़ित हों, श्रम से पीड़ित हो, छीड़ हो, बालक हो, वृद्ध हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो क्षीर यानी कि दूध जो होता है ये अनुपान में अमृत के समान होता है। तो ये जो टॉपिक है, इससे जब आप लोग एमडी का एग्जाम देंगे तो वहां पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां लिखा होता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा है तो उसके लिए अनुपान क्या होना चाहिए, तो उसके लिए अनुपान मधुदक होना चाहिए। पतला है तो सुरा होना चाहिए। कोई व्यक्ति शोष से पीड़ित है तो मांस रस, श्रम से पीड़ित है तो दूध। इस तरह के क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अनुपान के बारे में क्वेश्चन जो है आता भी एग्जाम में लिखने के लिए, 2 नंबर की टिप्पणी, कभी 1 नंबर में अनुपान पूछ लिया जाता है। अनुपान, जो द्रव्य आप ले रहे हैं, तो ऐसे द्रव्य जो आप खा रहे हैं उनके विपरीत गुणों वाले हो, तो जो द्रव्य जिस अन्न के विपरीत गुणों का हो, विपरीत गुणों का हो
परंतु अन्न का विरोध न करे। वही क्या है? उत्तम अनुपान है। वही उत्तम अनुपान होता है। अनुपान से फायदे क्या क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुपान बल देने वाला, ऊर्ज, ऊर्ज मतलब बल प्रदान करने वाला। तृप्ति कारक, जैसे आप पानी पी लेते हैं कई बार खाने के बाद, ऐसा लगता है पेट भर गया है, तो तृप्ति कारक। और अन्न को सर्व शरीर में फैलाता है। अन्न को सर्व शरीर में फैलाता है। इसके अलावा जो अन्न होते हैं उनके दृढ़ता को ढीला करता है। अन्न संघात, जैसे आप चावल खाते हैं तो या रोटी खाते हैं, वो बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, फिर चबा चबा के खाते हैं। फिर कोई चीज अनुपान लेते हैं तो अनुपान अन्न संघात को ढीला करता है। और साथ ही साथ में पाचन करता है, अन्न को नरम कर पाचन करता है। तो ये सारे अनुपान के गुण होने चाहिए। नेक्स्ट देखें, अनुपान अब कहाँ हितकारी नहीं है। अनुपान निषेध। तो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग, जत्रु कहते हैं क्लेविकल को। तो क्लेविकल के ऊर्ध्व मतलब ऊपर, तो क्लेविकल के ऊपर जितने भी रोग हो जाते हैं उन रोगों में हम अनुपान प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे ही श्वास, कास, उरह छक्र, पीनस, जो व्यक्ति लगातार लगातार गीत और भाषण कर रहा हो, देखो अधिक भाषण है तो दूध का अनुपान देंगे, लेकिन लगातार भाषण में लगा है तो उसे अनुपान नहीं देंगे। और स्वर भेद में गला बैठा हो तो ऐसे स्थानों पर अनुपान निषेध होता है, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं होता है अनुपान का। इसके अलावा जो व्यक्ति बहुत मेद वाला हो, प्रमेह वाला हो, आंख और गले के रोगी हो, व्रणी हो, तो उनको द्रव का अनुपान नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 देखते हैं। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 9, द्रव्य आदि विज्ञानी अध्याय। द्रव्य आदि विज्ञानी अध्याय। तो द्रव्य आदि विज्ञानी अध्याय में द्रव्य श्रेष्ठ क्यों होता है, द्रव्य श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि
रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि द्रव्य पर आश्रित होते हैं। इसीलिए द्रव्य श्रेष्ठ होता है। अब देखो, द्रव्य क्या होता है? जैसे आपके सामने मोबाइल रखा है। मोबाइल क्या है? द्रव्य है। तो रोटी, चावल, सब्जी, ये सारी चीजें क्या है? ये द्रव्य है। तो द्रव्य जो मटेरियल है वही द्रव्य होता है। और द्रव्य जो होता है ये पांच भौतिक है। द्रव्य कैसा है? पांच भौतिक होता है। पांच भौतिक कहने का मतलब इसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांचों महाभूत उत्पन्न होते हैं। फिर बात करते हैं द्रव्य के बाद में रस क्या होता है। रस जो है इसकी उत्पत्ति, रस की उत्पत्ति कैसे होती है? रस की उत्पत्ति का मुख्य कारण जो होता है वो जल महाभूत होता है। रस की उत्पत्ति का मुख्य जो उत्पत्ति का महाभूत होता है वो जल महाभूत होता है। और रस की विशेष ज्ञान, रस का विशेष ज्ञान वायु, अग्नि और आकाश, वायु, अग्नि और आकाश महाभूत से होता है। विशेष ज्ञान से मतलब क्या है कि मधुर कौन, मीठा कौन है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय, ये छह रस होते हैं। तो इसमें कौन सा मीठा है, कौन सा कड़वा है, ये विशेष ज्ञान वायु, अग्नि और आकाश महाभूत से होता है। और उत्पत्ति किससे होती है? तो उत्पत्ति जल महाभूत से होती है। फिर उसके बाद में द्रव्य जो होता है वो अनेक रस वाला होता है, एक रस वाला नहीं होता है। फिर जो द्रव्य हैं उनके कुछ गुण लिखे हैं। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट बात ये करते हैं कि जो द्रव्य अग्नि और वायु महाभूत वाले होते हैं, अग्नि और वायु महाभूत प्रधान द्रव्य होते हैं, ये ऊर्ध्वगामी होते हैं। ऊर्ध्वगामी यानी कि वमन कराने में सहायक होते हैं। जैसे अग्नि और वायु महाभूत प्रधान जो द्रव्य होंगे वो उल्टी कराने में सहायक होंगे, जबकि पृथ्वी और जल, पृथ्वी, जल और पृथ्वी जो होते हैं ये महाभूत प्रधान द्रव्य अधोगामी होते हैं। और ये क्या कराने वाले होते हैं? विरेचन कराने वाले। ये द्रव्य विरेचन कराने वाले होते हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो वमन वाले द्रव्य हैं उसमें कौन सा महाभूत प्रधान होता है और विरेचन वाले द्रव्यों में
कौन सा महाभूत प्रधान होता है? वैसे भी इसको याद करना बहुत आसान है। अग्नि जब जलती है वो ऊपर की तरफ उठती है और हवा भी जब गर्म होती है तो ऊपर की तरफ जाती है। पृथ्वी और जल भारी होते हैं और नीचे की तरफ गति करते हैं, इसीलिए विरेचन कराते हैं। फिर हम बात करते हैं वीर्य के बारे में। वीर्य पहले हम देखें तो वीर्य होता क्या है? तो जो कार्य करने वाला होता है, वीर्यम तत् क्रियते येन सा क्रिया। वीर्यम तत्कृते येन सा क्रिया। तो जो क्रिया यानी कि कार्य करने वाला है, उसे वीर कहते हैं। तो जिससे जो कार्य किया जाए वो वीर्य है। जैसे आपने पैरासीटामोल खाया, पैरासीटामोल खाने के बाद में आपका बुखार उतर गया। बुखार का उतरना वो कहलाता है कर्म। कार्य यहाँ पर क्या हुआ? बुखार का उतरना। लेकिन जो कार्य कराता है, कार्य किसने कराया? पैरासीटामोल ने कार्य कराया। पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल द्रव्य है। पैरासीटामोल के अंदर जो सैलिसिलडिहाइड, जो सॉल्ट होता है पैरासीटामोल, वही वीर्य होता है। वो हाइपोथैलेमस पे जाकर जो आपका टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है। तो पैरासीटामोल एक द्रव्य हो गया। पैरासीटामोल खाने के बाद में उसके वीर्य ने हाइपोथैलेमस को एक्टिव किया कि भाई टेम्परेचर कम कर दे। तो टेम्परेचर कम होना कार्य कहलाया। और जो वो हाइपोथैलेमस को जाके एक्टिव करता है, वो जो कार्यकारी तत्व है वो कहलाता है वीर्य। तो इसमें आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कर्म और वीर्य में अंतर नहीं समझ में आता है। सिंपल से यही एग्जाम्पल याद रखें कि बुखार का उतरना ये कर्म है, लेकिन बुखार जो उतारता है वो वीर्य है। और बुखार उतारने का जो तत्व होता है जिसके अंदर, वो होता है द्रव्य। जैसे गुड़ची ले लें। गुड़ची क्या है? ये द्रव्य है। गुड़ची के अंदर ज्वरग्न प्रॉपर्टी होती है। ज्वरग्न ये कर्म हो गया, है ना। लेकिन ज्वर उतारने वाला, ज्वर उतारने वाला तत्व जो होता है वही हो गया वीर्य। जैसे इसमें बर्बरीन वगैरह पाया जाता है। ये सारे जो टॉपिक हैं, द्रव्य गुण वीर विपाक, ये सब हम लोग सेकेंड ड्रॉप में द्रव्य गुण में पढ़ेंगे, फर्स्ट पेपर में। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चूंकि है तो वीर के बारे में समझते हैं। फिर वीर के भेद कितने होते हैं? कितने प्रकार के वीर हैं? तो कुछ आचार्य कहते हैं कि अष्टविध वीर होते हैं और कुछ लोग द्विविध मानते हैं। अष्टविध और द्विविध यानी कि कुछ लोग वीर 8 प्रकार के मानते हैं और कुछ लोग वीर 2 प्रकार के मानते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें वाग्भट की, तो उन्होंने वीर को गुरु स्निग्ध हिम
गुरु, स्निग्ध, हिम, मृदु लघु रुक्ष, मृदु लघु। अब इसको इस तरह कर लें कि गुरु का उल्टा लघु, स्निग्ध का उल्टा रुक्ष, हिम का उल्टा उष्ण और मृदु का उल्टा तीक्ष्ण। तो ये वीर 8 प्रकार के कुछ लोग मानते हैं, लेकिन कुछ लोग वीर जो है 2 प्रकार के केवल शीत और उष्ण मानते हैं। कुछ लोग केवल शीत और उष्ण मानते हैं। वीर के बाद में विपाक की बात किया जाए तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिया शारीर में भी काम आ जाएगा। जाठ रेर, अग्निना, योगात, उदेति, रसांतरम, रसानाम परिणान्ते, रसानाम परिमाणान्ते, सा विपाक इति स्मृता। तो क्या होता है विपाक? देखो यहाँ पर कहा गया है, पहला शब्द क्या है? जठर अग्नि का योगा। जाठेर और प्लस में अग्निना, यानी कि ये जठराग्नि हो गई। जठराग्नि पेट पे होती है, आप सभी को पता है। ये हो गई जठराग्नि। योगात मतलब होता है संयोग। उदेति रसांतरम, उदेति यानी कि रसांतरम, तो रस की उत्पत्ति। देखो सिंपल सा क्या हुआ कि जब जठराग्नि संयोग होता है तो रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर ये जो रस है ये आहार रस की उत्पत्ति। ये तो हो गया आपका अवस्था। अब दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात कहता है रसा नाम परिणान्ते। इसको ध्यान से देखें, रसा नाम परिणामांते, यानी कि जो ये आहार रस बना है इसका परिणाम और अंत। तो आहार रस का जो परिणाम होगा यानी कि उसका अंत जो होगा वो रस धातु बनेगी। क्या बनेगी? रस धातु। और यही विपाक कहलाता है। यही क्या कहलाता है? विपाक। मतलब समझे इसका कि रसा नाम परिणांते, रस आहार रस जो बना उस आहार रस से जब प्रथम रस धातु बनेगी, यानी कि आहार रस से रस धातु उत्पत्ति के ये जो बीच का समय है यही विपाक कहलाता है। और इस विपाक पर कौन काम करता है? यहाँ पर भूताग्नि काम करेगी।
यहाँ पर भूताग्नि और धात्वाग्नियां काम करेगी, जिसके कारण से प्रथम रस धातु की उत्पत्ति होती है। ये विपाक 3 प्रकार का होता है। विपाक के अगर हम भेद की बात करें तो 3 भेद होते हैं। मधुर और लवण का, इनका जो विपाक है वो होता है मधुर विपाक। दूसरा, अम्ल रस का विपाक जो होता है वो अम्ल विपाक होता है। कटु, तिक्त और कसाय। यहाँ कटु के स्थान पर वाग्भट जी ने जो शब्द का प्रयोग किया है वो उष्ण शब्द का प्रयोग किया है, उष्ण। तो उष्ण, तिक्त और कसाय का जो विपाक होता है वो कटु विपाक होता है, क्योंकि ये कड़वी चीजें हैं, इसीलिए इनका विपाक जो है वो कड़वा होता है। इसी को जैसे सुश्रुत की बात करेंगे तो उन्होंने गुरु और लघु विपाक कह दिया। ये होते हैं विपाक। जब कोई द्रव्य कार्य करता है, तो कोई द्रव्य तो रस से कार्य करता है, कोई विपाक से काम करता है, कोई वीर्य के द्वारा कार्य करता है। कई बार ऐसा होता है कि स्वभाव से कोई द्रव्य जो रस होता है, रस विपाक को नष्ट कर देता है, रस और विपाक को वीर्य नष्ट कर देता है और वीर्य अपने अनुसार कार्य करता है। इसी में एक होता है प्रभाव। प्रभाव क्या होता है? रस आदि, रस आदि की समानता होने पर जो विशिष्ट कर्म होता है उसे विपाक कहते हैं, उसे प्रभाव कहते हैं। कैसे इसको हम लोग कैसे परिभाषित उदाहरण के रूप में समझें कि कैसे सब चीजें समान है। जैसे एक उदाहरण है दंती और चित्रक का। दंती कहते हैं जमाल घोटा और चित्रक दोनों की बात करें तो दोनों के रस जो होते हैं वो कटु हैं। इसका अगर बात करें वीर, तो दोनों के वीर्य उष्ण हैं। अगर इनके विपाक की बात करें तो दोनों के विपाक भी कटु हैं। लेकिन इसके कर्म देखें अगर, तो दंती विरेचन का काम करता है, जबकि चित्रक दीपन पाचन का काम करता है। तो यही जो विशेष काम है इसे ही प्रभाव कहते हैं। ध्यान से समझिए इसको। रस आदि यानी कि रस वीर विपाक दोनों के समान है, लेकिन दंती का काम विरेचन कराना है और चित्रक का काम दीपन पाचन। चूंकि जो रस है, वीर है, विपाक है, उसके अनुसार जो कार्य होना चाहिए वो दीपन पाचन का होना चाहिए, लेकिन दंती क्या कर रहा है? विरेचन, यानी बार बार जमाल घोटा खाने के बाद में पोटी आ रही है उसे। तो यही कहलाता है विशेष जो कार्य होता है उसे ही हम प्रभाव कहते हैं। फिर इसी प्रभाव में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर अक्सर टिप्पणी लिखने के लिए आती है, विचित्र
प्रत्यारब्ध, विचित्र प्रत्यय रब्ध। विचित्र प्रत्यारब्ध को हम लोग अलग अलग करें, इसमें एक चीज है विचित्र, दूसरा है प्रत्यय, और तीसरा है आरब्ध। ये 3 शब्द हैं। विचित्र प्रत्यय आरब्ध। प्रत्यय का मतलब होता है कारण, आरब्ध मतलब उनकी जो पहचान है, आरब्ध मतलब उनकी जो पहचान है या उनके लक्षण है, और विचित्र मतलब विचित्रता, विचित्रता। तो किसी भी द्रव्य के जो आरंभक कारण है, उसके जो लक्षण के जो कारण है, उसमें जो विचित्रता दिखाई पड़ती है, यहाँ आरंभक आरब्ध को लक्षण या आरंभक कारण या जो उनके कार्य के लक्षण है, उसमें जो विचित्रता दिखाई पड़ती है, उसे ही कहते हैं विचित्र प्रत्यारब्ध। जब किसी द्रव्य में उसके आरंभक कारण जो है, यानी कि उसके जो कार्य करने के कारण है, उसमें जो विचित्रता दिखाई, विचित्रता मतलब कोई अलग चीज सा दिखाई पड़े। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जांपल देखें तो जैसे यव, गोधूम, यव और गोधूम के बारे में देखें। एक यव और गोधूम दोनों मधुर होते हैं। दोनों कैसे हैं? मधुर है। गुरु है। यव गोधूम कैसे हैं? मधुर है, गुरु है। लेकिन अगर हम काम की बात करें तो यव वात वर्धक होता है और गोधूम वात सामक होता है। जबकि गुण के आधार पर देखें तो मधुर और गुण गुरु के आधार पर वात सामक होना चाहिए, जबकि यव क्या है? वातवर्धक है। और यही इसका विचित्र प्रत्यय आरब्ध है। यही क्या है? विचित्र प्रत्यारब्ध है। इसी प्रकार अगर हम देखें मछली, मत्स्य, मछली जो होती है ये भी उष्ण होती है। मछली भी मधुर होती है और गुरु होती है। तो मधुर और गुरु होने के कारण इसे शीत वीर्य होना चाहिए, लेकिन ये शीत वीर्य नहीं होती, जबकि ये कैसी है? उष्ण वीर्य है। ये विचित्र चीज हो गई, तो इसीलिए इसको बोलते हैं विचित्र प्रत्यय रब्ध। ऐसे ही सिंह और सूकर, सूकर मतलब सुअर, सिंह जो है ये मधुर रस वाला है, इसका रस मधुर है, गुरु है।
तो ये होना चाहिए, इसका विपाक जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मधुर विपाक होना चाहिए, मधुर विपाक होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। होता क्या है, कटु विपाक होता है। तो ये क्या है, ये विचित्रता आ गई, इसे ही कहते हैं विचित्र प्रत्यय आरंभ। फिर ऐसे एग्जाम्पल क्या बताया उन्होंने, वर्क, सुकर, जो सुअर होता है इसका जो मांस, ये भी कैसा है, मधुर है और गुरु है। इसका विपाक भी कटु होता है, जबकि विपाक कैसा होना चाहिए, अभी पीछे हम लोगों ने बात किया, विपाक मधुर होना चाहिए, विपाक कटु होता है। तो यही क्या है, विचित्र प्रत्यारोप। फिर ये एग्जाम्पल जो होते हैं ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि इसके एग्जाम्पल जो है इनके बारे में, विचित्र प्रत्यारोप के एग्जाम्पल के बारे में आप डिटेल से बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, तो मुझे लग रहा है आप लोगों को इसको समझ में आ गया होगा। चलो किसी को पूछना है, आज बस इतना।